国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद चीनी कहानी कार्यक्रम के तहत उपन्यास खोखला पहाड़ और पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। 28वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन गोबलेट पुरस्कारों की घोषणा। एआई की दशक चौथा CISCE भविष्य के अंदाज को करेगा उजागर। और मानव अधिकार परिषद की स्थापना की बात। चीन के शंघाई में आयोजित 28वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित गोल्डन गोबलेट पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल चीनी सिनेमा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई प्रमुख सम्मान अपने नाम किए। चीनी फिल्म अटलांटिक रैप्सोडी ने 2 बड़े पुरस्कार जीते। इसे बेस्ट फिल्म और बेस्ट छायांकन यानी सिनेमेटोग्राफी के लिए गोल्डन गोबलेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बेल्जियम की फिल्म इल्यूमिनादा को जूरी ग्रैंड प्रिक्स प्रदान किया गया। इस साल गोल्डन गोबलेट पुरस्कारों के लिए 5 श्रेणियों में कुल 49 फिल्मों को नामांकित किया गया था। इनमें मुख्य प्रतियोगिता एशियाई नवोदित प्रतिभा, वृत्तचित्र, एनिमेशन और लघु फिल्म श्रेणियां शामिल थी। सबसे अधिक चर्चा में रही मुख्य प्रतियोगिता श्रेणी में 12 फिल्में शामिल थी और सभी का विश्व प्रीमियर इसी महोत्सव में हुआ। मोरक्को की फिल्म हलीमा के निर्देशक यासीन इदरीसी को बेस्ट निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि इसी फिल्म की अभिनेत्री हादिजा अमारी को बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया। बेस्ट पटकथा का पुरस्कार तुर्की जर्मन सह निर्माण फिल्म नाइट ऑफ ब्लाइंडनेस के पटकथा लेखक रीस फर्लिक को दिया गया। वहीं जर्मन फ्रांसीसी सह निर्माण फिल्म डाई मिजरेबल मटर को कलात्मक योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 दिवसीय चौथा चीन अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला प्रदर्शनी CISCE सोमवार को चीन की राजधानी पेजिंग के शोनी डिस्ट्रिक्ट में स्थित चाइना इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर में शुरू होगा। चलने नाचने वाले रोबोट से लेकर व्याख्या करने वाले रोबोट तक, स्मार्ट इलेक्ट्रिक बेड जैसे वृद्ध अनुकूल उत्पादों से लेकर खरीद, भंडारण और रसद को एकीकृत करने वाली स्मार्ट आपूर्ति श्रृंखला तक, इस एक्सपो में AI तकनीक से लैस कई उत्पाद न केवल आंखों को चमकाएंगे बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी की असीम संभावनाओं को भी दिखाएंगे। चाइना इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर वृत्त के अध्यक्ष लिन शुनची ने बताया कि इस एक्सपो में 6 चेन, एक प्रदर्शनी क्षेत्र की व्यवस्था है। डिजिटल इंटेलिजेंस टेक चेन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन, ग्रीन एग्रीकल्चर चेन, हेल्दी लिविंग चेन, स्मार्ट ऑटोमोबाइल चेन, क्लीन एनर्जी चेन और आपूर्ति श्रृंखला सेवा प्रदर्शनी क्षेत्र। इनमें डिजिटल इंटेलिजेंस टेक चेन पिछली बार की डिजिटल टेक चेन का उन्नत संस्करण है, जो प्रदर्शनी का सबसे बड़ा आकर्षण है। इसका मुख्य हाईलाइट पहली बार स्थापित किया गया AI विशेष क्षेत्र है। लहासा सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त हालिया जानकारी के अनुसार शीजांग की सीमावर्ती बंदरगाहों के खुलने की प्रक्रिया में तेजी जारी है। इस साल जनवरी से मई तक शीजांग के बंदरगाहों द्वारा संभाले गए आयात और निर्यात मात्रा 1,08,100 टन तक पहुंच गई है। चांगमू बंदरगाह के मैत्री पुल पर शिगाजी अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह से गुजरने वाले वाहन सीमा शुल्क निकासी के लिए व्यवस्थित ढंग से कतार में लगे हुए थे। भूमि बंदरगाह घोषणा, स्थानीय निरीक्षण, सीधे बंदरगाह पहुंच नियामक मॉडल का उपयोग करते हुए माल चांगमू बंदरगाह पहुंचने से पहले शिगाजी अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह पर निरीक्षण और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग से गुजरता है, जिससे द्वितीयक निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। आंकड़ों के अनुसार अकेले मई में
चांगमू बंदरगाह ने शिगाजे अंतर्राष्ट्रीय भूमि बंदरगाह से गुजरने वाले 951.16 टन माल की निगरानी की, जो अप्रैल की तुलना में 19 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 62वें सत्र के दौरान शुक्रवार को परिषद की स्थापना की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वीडियो संदेश दिया, जबकि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त वोल्कर तुर्क और परिषद अध्यक्ष सिद्धार्थो रेजा सूर्यदेवपुरो ने भाग लिया। जिनेवा में चीन के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत चिया क्वेदो ने भी संबोधन दिया। राजदूत चिया ने कहा कि 20वीं वर्षगांठ परिषद के मूल उद्देश्यों पर चिंतन और भविष्य की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक शासन में कमियों को दूर करने के लिए एक चीनी समाधान प्रदान करती है, जो परिषद के काम को बेहतर बनाने में मार्गदर्शक है। हाल ही में चीन के संयुक्त राष्ट्र संघ और जिनेवा स्थित चीन के स्थायी मिशन ने संयुक्त रूप से जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के 62वें सत्र के एक सत्र का आयोजन किया, जिसका विषय था मानव अधिकार और वैश्विक शासन। प्रतिभागियों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए एकजुट होकर सहयोग करना चाहिए और चीन एक अधिक न्यायपूर्ण, तर्कसंगत और समावेशी वैश्विक मानव अधिकार शासन प्रणाली के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मानव अधिकार सहयोग में सक्रिय रूप से भाग लेता है। प्रतिभागियों ने कहा कि वर्तमान में भू राजनीतिक संघर्ष एक के बाद एक उभर रहे हैं, वैश्विक विकास असंतुलित है और तकनीकी नैतिकता का संकट तेजी से गंभीर होता जा रहा है। वैश्विक मानव अधिकार संरक्षण तंत्र एक कठिन परीक्षा से गुजर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अपने देश की परिस्थितियों और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप मानव अधिकार विकास पथ का अनुसरण करना चाहिए। दूसरों पर अपना मॉडल थोपने का विरोध करना चाहिए और मानव अधिकारों के राजनीतिकीकरण और दुरुपयोग का विरोध करना चाहिए। चाइना डे 2026 कार्यक्रम और चीनी शैली के आधुनिकीकरण की उपलब्धियों पर फोटो प्रदर्शनी शनिवार को रूस के सुदूर पूर्वी शहर व्लादिवोस्टोक में आयोजित की गई, जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में फोटो प्रदर्शनी, प्रौद्योगिकी उत्पाद प्रदर्शन, सांस्कृतिक अनुभव गतिविधियां, भोजन का स्वाद और सांस्कृतिक प्रदर्शन के माध्यम से रूसी सुदूर पूर्व के लोगों को चीनी पारंपरिक संस्कृति और आधुनिकीकरण की उपलब्धियों को विभिन्न पहलुओं से दिखाया गया। व्लादिवोस्टॉक में चीनी महावाणिज्य दूत वू डेमिन ने उद्घाटन समारोह में कहा कि सभ्यताएं आदान प्रदान से समृद्ध होती हैं और मित्रता संपर्क से गहरी होती है। उन्होंने कहा कि चीन और रूस पड़ोसी देश हैं और दोनों देशों के लोगों की मित्रता वर्षों तक गहरी है। जापान के क्वेदो न्यूज की 20 जून की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 1940 के मार्च माह में जापानी सेना द्वारा आयोजित एक सैन्य चिकित्सा सम्मेलन की रिपोर्ट से पता चला है कि चीन पर आक्रमण के दौरान जापानी सेना ने कथित तौर पर चीन में बार बार ऐसे प्रयोग किए जिनमें जानवरों के खून को मानव शरीर में इंजेक्ट किया गया था। रिपोर्ट से पता चलता है कि यह प्रयोग साल 1938 की शरद ऋतु में हुआ था, लेकिन स्थान का खुलासा नहीं किया गया है। इसमें 23 प्रतिभागी शामिल थे, जिनकी पहचान अज्ञात है। प्रयोगकर्ताओं ने कुछ प्रतिभागियों को पशु रक्त या सीरम का इंजेक्शन दिया। विशेष रूप से रक्त की कमी से गंभीर रूप से बीमार लोगों को भारी मात्रा में घोड़े का रक्त चढ़ाया गया और मनुष्यों में मुर्गे के रक्त का इंजेक्शन लगाकर जीवित रहने की अवधि का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि रक्त चढ़ाने के बाद प्रतिभागियों को तेज बुखार और अन्य लक्षण दिखाई दिए। क्वेदो न्यूज ने बताया कि ये प्रथाएं स्पष्ट रूप से चिकित्सा नैतिकता का उल्लंघन करती हैं। क्वेदो न्यूज को ये रिपोर्ट जापानी सेना चिकित्सा कोर के आधिकारिक प्रकाशन में मिली, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार के दौरान मानव प्रयोगों से संबंधित साक्ष्यों को नष्ट करने के जापानी सैन्य प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। आप सुन
सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी के पिछले अंक में हमने सुना था कि सुओपो यह घोषणा करता है कि गांव में अगर डोरजी कहीं भी नजर आए तो उसे सरकार के हवाले कर दिया जाए। वहीं दूसरी ओर केलसांग वांगडू का मुद्दा यह है कि गांव में कभी भी आग लग सकती है, इसलिए वह लोगों से अपने आसपास की सूखी लकड़ियों, सूखे पत्तों और झाड़ झंखाड़ को अलग करने की बात करता है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी जान माल की हानि को रोका जा सके। तो दोस्तों, कहानी में आगे क्या होता है, आइए जानने के लिए सुनते हैं कहानी का शेष भाग। मुक्ति से पहले पहाड़ के इन गांवों में प्राय डकैतों का हमला हुआ करता था और उस समय लोगों को चेतावनी देने के लिए इन तुरियों का भरपूर इस्तेमाल होता था। देश को मुक्त हुए 10 साल से अधिक वर्ष बीत चुके हैं और इस दौरान इनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। ऐसे में लोग अपनी छतों पर खड़े होकर इन पुरानी तुरहियों को महज यह देखने के लिए बजाते थे कि इनसे आवाज हो रही है या नहीं। केलसांग वांगडू गांव के चौक के बीचों बीच खड़ा था और आज उसके अंदर उसी तरह के गर्व का एहसास हो रहा था जैसा उसे तब हुआ था जब पहली बार गांव के कार्यकर्ताओं के इंचार्ज का पद उसने संभाला था। अभी का अनुभव खासा रोमांचक था और उसे अंदर से हल्की सी सिहरन हुई, जिससे उसके हाथों में मामूली सा कंपन हुआ। अफसोस की बात है कि गर्व का वह भाव महज 3-4 साल तक ही रहा। इसके बाद कुछ गड़बड़ हो गया। दरअसल ऐसा लगता है कि वह राजनीतिक स्थिति में तेजी से बदल रहे घटनाक्रमों के अनुरूप अपने को ढाल नहीं सका। यह सोचकर वह थोड़ा उद्विग्न हो जाता है। उसे अभी तक यह बात समझ नहीं आ सकी है कि आज भी बीज उसी तरह बोए जाते हैं जैसे पहले बोए जाते थे। एक के बाद एक मौसमों में पहले की ही तरह बदलाव होता है। आज भी लोग पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं। ऐसी हालत में फिर यह अदृश्य और अमूर्त स्थिति क्या है जो ठहराव से इनकार करती है, किसी बदमिजाज व्यक्ति की तरह जो महज बेचैनी की वजह से हर दम इधर उधर डोलता रहता है। तुम पीछे जा रहे हो, तुम पीछे जा रहे हो। इस स्थिति की अनवरत रफ्तार ने हर व्यक्ति को थका दिया था। इसने बूढ़ों के ज्ञान को और जीवंत अनुभवों को बेजान बना दिया था और कहीं सड़क के किनारे फेंक दिया था। अनुभव हमें बताता है कि जमीन के एक मुंह वाले क्षेत्र में आप 5000 किलो गेहूं पैदा नहीं कर सकते, लेकिन मौजूदा स्थिति में कहा जाता है कि यह संभव है। अनुभव हमें बताता है कि जब चरागाहों में जंगली खरपतवार उग जाती है तो आग जलाकर उसकी सफाई करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन मौजूदा स्थिति कहती है कि अगर ऐसा किया तो यह गैर कानूनी तोड़फोड़ की कार्रवाई मानी जाएगी। अनुभव हमें बताता है कि उम्र के साथ सम्मान जुड़ा हुआ है और यही सामाजिक व्यवस्था है, लेकिन मौजूदा स्थिति नौजवानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है कि वे नैतिकता को ताक पर रखते। विद्रोह। लेकिन अब केलसांग वांगडू संतुष्ट था। वह इसलिए संतुष्ट था क्योंकि वह देख सकता था कि आग की लपटें क्षितिज पर और भी विकराल रूप ले रही हैं और चूंकि आकाश अग्नि पिंडों से भर गया है, उसके अवशेष हवा और आग के साथ चारों तरफ फैल रहे हैं। उसे बस यह करना होता था कि अगर कोई अग्निपिंड नजदीक आता दिखाई दे तो अपना हाथ बाहर निकाल दे और क्षण भर के लिए इंतजार करे। वह इसलिए संतुष्ट था क्योंकि इन सारी बातों का अर्थ यही था कि उसने उस दिन
गांव में जो भी प्रयास किए थे वे न्यायोचित थे। अब जबकि व्यस्तता का समय बीत चुका था, उसने एक बार फिर दोरजी के बारे में सोचना शुरू किया। गांव के इस ओझा का खाली मकान गांव के एक सिरे पर बहुत सादगी के साथ खड़ा था। उसके आंगन में पेड़ से गिरे कुछ सेब के फल बिखरे थे। लकड़ी की पट्टियों से बना दरवाजा गिरा हुआ था। वांगतू ने अपना हाथ बढ़ाया और अंदर का दरवाजा एक चरमराहट के साथ खुल गया। बाहर से आग की आ रही लाल रोशनी ने उसके कंधों से होते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। एक क्षण के लिए वह भूल गया कि दोरजी अपने घर पर नहीं है और वह दोरजी का नाम लेकर पुकारने ही जा रहा था। फिर वह दीवार पर बिजली का स्विच टटोलने लगा। कमरे में उजाला फैल गया। पैर दबाकर वह एक कमरे से दूसरे कमरे तक घूमता रहा और उसने गौर किया कि फर्श पर जमी धूल पर पैरों के कुछ हल्के निशान हैं। वांगतू ने खुश होकर मन ही मन कहा, मैं भी एक शिकारी की आंखें रखता हूँ। मुस्कुराकर वह उन पदचिन्हों के सहारे ऊपर के कमरे तक गया। उसने गौर किया कि अंगीठी के पास जो अलमारी है उसे किसी ने खोला था। जहाँ नमक की शीशी रखी थी वह अपने मूल स्थान से हटी हुई थी और जिस जगह आमतौर पर चाकू टांगा जाता है वह जगह खाली थी। उसने देखा कि बिस्तर पर बिछी रीछ की खाल भी गायब थी और आग जलाने का उपकरण भी नदारद था। यह सब देखकर केलसांग वांगतू बहुत निश्चिंत हो गया। उसे पता था कि इन चीजों की मदद से ची गांव का कोई भी व्यक्ति बगैर किसी समस्या के जंगल में अनंत काल तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद केलसांग वांगतू अपने खुद के घर में गया, जहां से उसने सुअर की चर्बी ली, आटे के नूडल्स निकाले और एक फ्लास्क में थोड़ी सी शराब ली। अगर दोरजी सचमुच घायल है तो इस समय वह शराब उसके लिए उतनी ही कीमती होगी जैसे कि सोना। अगर इसे नसादोन की जड़ के साथ मिलाकर घाव पर लगाया जाए तो गजब का फायदा होगा। वांगतू गांव से चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसने एक बार पलटकर अपने पीछे देखा। सड़क से ऊपर चांद का रंग लाल हो रहा था। अपने हाथ पीछे बांधकर वह आहिस्ता आहिस्ता चांदनी रात में आगे बढ़ने लगा और गौर किया कि आग की वजह से आज चांद की रोशनी में भी वह चमक नहीं है जो आमतौर पर हुआ करती है। आग के बारे में सोचते समय वह उसकी गर्माहट को अपने गालों पर महसूस कर सकता था। उसने सोचा कि विनाश की घड़ी लगातार नजदीक आती जा रही है। उस शाम वह बड़े इत्मीनान के साथ इस तरह चल रहा था जैसे कोई महत्वपूर्ण शहरी कार्यकर्ता किसी विशेष मिशन पर गांव की तरफ जा रहा हो। उसके चारों तरफ एक अजीब किस्म की बेचैनी फैली हुई थी। पेड़ों के ऊपर चिड़िया उड़ रही थी और वे निरुद्देश्य चक्कर काटकर फिर वापस अपने घोंसलों में चली जा रही थी। जानवरों के समूह दौड़ते हुए जंगल से बाहर आ रहे थे और लाल चांदनी में थोड़ी देर घबराकर खड़े होते और कुछ देखकर चौंकते हुए फिर वापस पेड़ों के बीच लौट जाते। यहाँ तक कि दबंग समझे जाने वाले बड़े जानवर भी इस सामान्य असहज स्थिति से अछूते नहीं थे। भेड़िए किसी पागल की तरह पहाड़ी सड़क पर ऊपर नीचे दौड़ते रहते और उनकी पूंछें कुत्तों की तरह हवा में हिलती रहती। वे अपने थूथन उठाकर किसी गंध का अनुभव करते और फिर लौट जाते। भालुओं के झुंड जंगल से बाहर आकर अपने भारी पंजों से अपनी छाती पीटते दिखाई देते। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, आकाशीय अग्नि। नदी से आ रही पानी की आवाज भी आम दिनों के मुकाबले ज्यादा तेज सुनाई पड़ रही थी। जंगल की आग की वजह से पहाड़ पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही थी, जिससे नदी में पानी का प्रवाह बढ़ गया था। अगर आग का मुकाबला करने के लिए बनाया गया कार्यदल सचमुच कुछ कर रहा था तो यहाँ से बता पाना असंभव था कि वह क्या कर रहा है। सबसे ज्यादा भयावह सच यह था कि एक बार अगर आग ने गंभीर रूप ले लिया
तो उसके प्रभाव को बदलने में मनुष्य पूरी तरह शक्तिहीन साबित हो गया था। आग पहले ही एक दूसरे पहाड़ तक पहुंच गई थी और निरंतर तेज होती जा रही थी। केलसांग वांगडू ने कसम खाई कि भरसक वह अपने ची गांव को बचाएगा, भले ही इस प्रयास में उसकी जान क्यों न चली जाए। इसके बाद उसने खुद को शांत किया और दिल से बोझ उतर जाने के बाद वह हंसने लगा। उसने मन ही मन कहा, आखिर वह कौन था जिसने तुम्हें ची गांव के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का प्रधान बनाया? वह भूल गया कि किस तरह युवाओं ने प्रोडक्शन टीम के नेता के रूप में उसकी हैसियत पर प्रहार किया, क्योंकि वह बदली हुई स्थिति के साथ चलने में नाकाम साबित हुआ। ठीक है, अगर वह मर गया तो उस पर हमला करने की जरूरत भी किसी को नहीं होगी, क्योंकि किसी मरे हुए व्यक्ति के खिलाफ संघर्ष करना बेईमानी साबित होता है। वह अभी भी दोरजी के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल नहीं सका था। एक बार फिर वापस गांव आकर वह पुराने लामा जामकन गोनबो के घर गया। लामा के भतीजे एनबो ने दरवाजा खोला। दोनों के बीच संक्षिप्त सी बातचीत हुई। मैं यहाँ लामा से मिलने आया हूँ, अगर वह नीचे आ जाए तो बड़ी कृपा होगी, केलसांग ने कहा। जामकन गोनबो के दरवाजे पर प्रकट होते ही केलसांग ने बगैर किसी औपचारिकता के अपनी बात कही। मैं आपसे एक मदद पाने के लिए आया हूँ, कृपया बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं? लामा ने सवाल किया। दोरजी वापस आ गया है। जामकन गोनबो की आंखों में एक क्षण के लिए चमक आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। केलसांग ने आगे कहा, वह जेल से भाग गया है। इस समय जबकि हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पुलिस हर जगह उसकी तलाश में लगी हुई है। मुझे लगता है कि वह घायल हो गया है। मैं आपसे यह कहने आया हूँ कि आप जाइए और उससे मिल लीजिए। अब लामा लोग बीमार लोगों के इलाज के लिए नहीं जा सकते। जामकन गोनबो ने जवाब दिया, अगर मैंने उसका इलाज किया तो यह माना जाएगा कि मैं सामंती अंधविश्वासों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप अभी भी शायद मेरे प्रति कटुता पाले हुए हैं, क्योंकि मैंने सार्वजनिक रूप से आपकी निंदा की थी। जामकन गोनबो की आंखों में एक बार फिर चमक आई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। केलसांग ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे प्रति अपनी कटुता को भूल जाएं। दरअसल दोरजी अकेला पहाड़ों में पड़ा हुआ है और मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं बेयरफुट डॉक्टरों से इलाज के लिए कहता, लेकिन उन नौजवानों पर मेरा भरोसा नहीं है, इसलिए एकमात्र आप ही हैं जिनसे मैं यह कह सकता हूँ। इतना कहने के बाद केलसांग ने हंसते हुए एक और बात कही, आप चीजों को थोड़ा इस तरह देखें। मैंने आपकी भर्त्सना इसलिए की थी क्योंकि मैं गांव की प्रोडक्शन टीम का नेता हूँ, और अब मैं आपसे इस काम के लिए जो कह रहा हूँ वह भी प्रोडक्शन टीम के नेता की हैसियत से ही कह रहा हूँ। जामकन गोनबो एकदम पलटे और वापस अपने कमरे में चले गए। केलसांग बाहर इंतजार करता रहा और थोड़ी देर बाद लामा वापस सीढ़ियों तक आए। उन्होंने अपने शरीर पर कुछ और कपड़े पहन लिए थे और सिर पर 3 कोनों वाला हैट लगा हुआ था। उनके कंधे पर मोटे कपड़े का एक थैला लटक रहा था। दोनों व्यक्ति खामोशी के साथ उस सड़क पर आगे बढ़ रहे थे जो गांव में प्रवेश करती है। जामकन गोनबो ने चलते चलते थोड़ा ठहर कर केलसांग से कहा, तुमने यह तो बताया ही नहीं कि मरीज कहाँ है। आप वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे, अपने परिवार को भी नहीं। जामकन गोनबो ने सिर हिलाकर हामी भरी। केलसांग ने सारे सामान निकाले जो उसने दोरजी के लिए इकट्ठा किए थे और उन्हें जामकन गोनबो को सौंप दिया। उसने यह भी बताया कि दोरजी कहाँ पर है और कहा, आप जाइए और अगर किसी को पता चल गया कि आपने क्या किया है तो आप सारा दोष मेरे ऊपर मढ़ सकते हैं। ऐसा करके मेरे प्रति आपके अंदर जो आग सुलग रही है उसकी आंच भी थोड़ी कम होगी। क्यों? जामकन गोनबो ने बहुत शांत स्वर में जवाब दिया, तुमने मेरे ऊपर भरोसा करके यह जिम्मेदारी सौंपी है, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी दुर्भावना थी वह पहले ही समाप्त हो गई। इसके बाद लामा आगे बढ़ गए और अंधेरे में गुम हो गए। उस रात केलसांग वांगडू को अच्छी नींद आई। भोर से कुछ समय पहले उसने एक सपना देखा। इस सपने में उसने खुद को 2 अलग अलग भूमिकाओं में पाया।
पहली भूमिका में वह एक शिकारी था जो हाथ में राइफल और कंधे पर गाय की खाल का बना कंबल ओढ़े पहाड़ में भटक रहा था। वह एक रीछ के इंतजार में था। पहले भी सपने में उसने कई बार रीछ को देखा था। अपने समूचे शिकारी जीवन में रीछ ही अकेला जानवर था जो उसके राइफल के निशाने से हमेशा बचता रहा। लगातार 3 बार वह रीछ का शिकार करने में असफल रहा। सपने में उसने देखा कि उसके पांव कसकर बांध दिए गए हैं ताकि सही समय पर वह पेड़ के नीचे की ओर अपने छिपने की जगह में एकदम उछल सके। वह इंतजार करता रहा और फिर रीछ दिखाई दिया। इस बार उस रीछ ने छिपने की कोशिश नहीं की और जानबूझकर उसकी ओर बढ़ता चला गया। ठीक सामने आकर वह अपने पीछे के दोनों पैरों पर आदमी की तरह खड़ा हो गया और छाती पीटने लगा। वह बहुत दुखी तथा क्रोधित लग रहा था। उसने कहा, शिकारी लड़के, चारों तरफ हवा में आग फैली हुई है। मैं सांस नहीं ले सकता, इसलिए अपनी राइफल उठाओ और मुझे गोली मार दो। तुम जो चाहते हो वह करो। क्या ऐसा करना तुम्हारा अपमान नहीं होगा? केलसांग ने जवाब दिया, मैं यह देखना चाहता हूँ कि आज तुम्हारा पीछा करूं और तुम पहाड़ों में इधर से उधर भागते फिरो। रीछ ने कहा, बहुत अच्छा, तो ठीक है, हम एक दूसरे को अब उस समय देखेंगे जब यह विपत्ति अपना काम पूरा कर चुकी होगी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। केलसांग वांगथो के पास जवाब देने का समय नहीं था, क्योंकि वह अपनी दूसरी भूमिका वाला सपना देखने लगा था। साफ शब्दों में कहें तो अब वह प्रोडक्शन टीम के नेता की भूमिका में था। वह बहुत बेचैन किस्म का नेता था, क्योंकि उसने देखा कि सुओपो इंजन और उन्हीं की ही तरह के कुछ अन्य अराजक और अधर्मी नौजवान पूरी तरह आग की चपेट में आ चुके हैं। अब उनके चेहरे पर उन्माद नहीं बल्कि भय और हताशा के भाव दिखाई दे रहे थे। वहीं कुछ लंबे लंबे पेड़ भी थे। केलसांग ने देखा कि आग की लपटें एक के बाद एक उन पेड़ों को अपनी चपेट में लेती जा रही हैं और नीचे से उठती आग की टहनियों तक होती हुई समूचे आकाश में एक झुलसा देने वाली रोशनी फैला रही हैं। उद्विग्न केलसांग ने कोशिश की कि वह उन नौजवानों को किसी तरह बचा ले, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, लीसे से भरा एक पेड़ बम की तरह फटा और आग के गोले उसकी ओर बढ़े। इस विस्फोट से वह आकाश में उछाल दिया गया। केलसांग के मुंह से बड़ी तेज चीख निकली और उसकी नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि जमीन पर बिछी चटाई की सीख उसे चुभ रही थी। इसके बाद उसने माथे पर पसीने की ठंडी बूंदें महसूस की। उसने अपनी आंखें खोली। खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी से ऐसा आभास हुआ जैसे कोई विशाल लाल झंडा हवा में लहरा रहा हो। रात भर में जंगल की आग ने नदी को पार कर लिया था और आधिकारिक तौर पर वह पूर्व से पश्चिम के तट तक फैल चुकी थी। 60 मील की दूरी पर घास के मैदान को पार करते हुए नदी बह रही थी। यह पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही थी, लेकिन ची गांव के नजदीक आते आते इसने घुमावदार रास्ता ले लिया था और रास्ते का उसका यह बदलाव पहाड़ों की वजह से हुआ था। इस नए रास्ते में प्रवेश करने के साथ ही इसके जल का प्रवाह कुछ दूर तक उत्तर की ओर था और फिर दक्षिण की ओर होते हुए वह अंत में पूर्व तक पहुंच गई थी। जंगल की आग नदी के इस धनुषाकार मोड़ से शुरू हुई थी। यहाँ पर जंगल विशेष रूप से बहुत घना था। इस उपद्वीप के दक्षिण में जिला का सदर मुकाम था। पिछले 10 वर्षों के दौरान वन विभाग ने 10,000 से अधिक लोगों को इस काम के लिए लगाया था कि वे सदर मुकाम के चारों तरफ से जंगल की कटाई करें ताकि पहाड़ तक जाने वाला रास्ता तैयार किया जा सके। अब इस इलाके में कुछ बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते थे जो भूस्खलन की वजह से पड़े हुए थे। इस वजह से सदर मुकाम के लोगों ने
उस आग की कभी चिंता नहीं की जो बिल्कुल उनके करीब सुलग रही थी। वे लोग तो इतिहास के अब तक के सबसे महान संघर्ष में भाग लेने में व्यस्त थे। इसके अलावा उन्हें इस बात का भी पूरा विश्वास था कि यह आग बहुत दूर तक नहीं जा सकेगी, क्योंकि तीन तरफ नदी होने की वजह से आग के फैलने में रुकावट पैदा हो जाएगी। दरअसल उन्हें इस आग में एक फायदा भी दिखाई दे रहा था। अब अगर भविष्य में फैल रहे जंगल को काटने की जरूरत पड़ेगी तो बहुत मेहनत नहीं करनी होगी, क्योंकि आग उनका काम आसान कर चुकी होगी। तो भी इस उदासीनता के बावजूद शहर में रहने वाले लोग इस सच्चाई की अनदेखी नहीं कर पाते थे कि जंगल राज्य की संपत्ति है, और इसलिए उन्हें कम से कम यह दिखावा तो करना ही चाहिए कि वे आग से निपटने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं। इस नए युग में किसी कार्यदल में जिस क्षमता के साथ लोगों को संगठित किया जाता था वह सचमुच आश्चर्यजनक था। एकदम थोड़े समय में लोगों के सुव्यवस्थित दस्ते गीत गाते हुए सड़क मार्ग से आग की तरफ बढ़ने लगे। इनमें कुछ लोग पैदल थे और कुछ ट्रकों में सवार थे। वे लोग जोर जोर से नारे भी लगा रहे थे। हालांकि इनमें से कोई नारा ऐसा नहीं था जिसका संबंध जंगल की सुरक्षा से हो। वैसे भी किसी नारे का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक वह उन्मत्त राज्य सत्ता को कोई प्रेरणा न दे। यहाँ मैं एक नारे का उदाहरण देता हूँ जो लोग लगा रहे थे। महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति की रक्षा करो, रक्षा करो। सर्वहारा मुख्यालय की रक्षा करो, रक्षा करो। आग का मुकाबला करने के लिए कम से कम 10,000 लोगों को गोल बंद किया गया था। यह कोई फायर ब्रिगेड नहीं था, यह एक सेना थी। लेकिन इस सेना के एक भी दस्ते ने वास्तविक रूप से जंगल में प्रवेश नहीं किया। इसके बजाय ट्रकों का अंतहीन कारवां नदी के उत्तरी सिरे से सड़क पर आगे बढ़ता जा रहा था, जहां आग का कोई नामो निशान भी नहीं था। आग तो नदी की दूसरी तरफ लगी थी। इसके बाद एक मीटिंग बुलाई गई। यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका था कि आग लगने का कारण क्या था। कारण के रूप में कोई भी छोटी सी बात हो सकती है। सूखे से ग्रस्त वसंत के दौरान आग के भड़कने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस तरह की मीटिंग के संदर्भ में तथ्यों का कोई महत्व नहीं था। पहले से ही तय कर लिया गया था कि कौन दोषी है। तोड़ फोड़, यह आग वर्ग दुश्मनों का काम है। इस तरह की सभी मीटिंगों का एक ही लक्ष्य था कि वर्ग दुश्मनों को उनकी मांदों से निकालकर बाहर लाया जाए। ये भी फैल गई थी कि 3 लोगों को इस संदेह में पहले ही पकड़कर जेल में डाल दिया गया है कि उन्होंने ही आग लगाई है। इन तीनों में से एक व्यक्ति वह था जो पहले रेड गार्ड था और अब उसे उसके पद से हटा दिया गया था। उसे पकड़ा गया क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वह क्या है। उसके बारे में दावा किया गया कि प्रांतीय राजधानी के विश्वविद्यालय का वह एक विद्रोही है और वह यहाँ इसलिए आया था ताकि विद्रोह के रूप में उसने जो भी अनुभव हासिल किए थे उसे वह दूसरों को दे सके। लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। फिर यह तय किया गया कि वह ताइवान के उन जासूसों में से एक था जो पैराशूट की मदद से चीन गणराज्य की सीमा में उतार दिया गया था। यह सही है कि उन वर्षों में अक्सर लोगों को पैराशूट या बड़े बड़े बैलून जमीन पर गिरे मिलते थे, लेकिन किसी ने कभी किसी व्यक्ति को आकाश से उतरते नहीं देखा था। इन पैराशूटों से बस कुछ पर्चे, रेडियो सेट, मिठाइयाँ तथा इसी तरह की अन्य चीजें गिराई जाती थी। एक बार इन चीजों को बैलून में बांधकर अगर हवा में छोड़ दिया जाता था तो वे हवा के झोंकों के साथ ताइवान से चलकर चीन के दक्षिण पश्चिम के पहाड़ों को पार कर लेते थे। ये बैलून चीन की धरती पर आकर गिर जाते थे। जो अन्य 2 संदिग्ध पकड़े गए थे उनके बारे में कहा जाता था कि वे मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे। उनमें से एक सड़क निर्माण में लगा मजदूर था जिसकी पत्नी जब एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग गई तो वह मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो गया। वह किसी जमाने में एक सैनिक था और उसके पास लड़ाई का भी अनुभव था। समय समय पर उसे यह सोचने की जरूरत महसूस होती कि उसने कोई अद्भुत और सुपरमैन जैसा काम को अंजाम दिया होगा। अगर कोई ट्रक सड़क पर पलट जाए तो वह दावा करता है कि उसने उसे धक्का देकर नदी में गिरा दिया।
अगर किसी भूस्खलन से सड़क का कोई हिस्सा दब जाए तो वह दावा करता है कि उसने अपने बेलचे से इसे किया है और यह कि उसने उस आधार को काट दिया है जिसकी मदद से पहाड़, चट्टान और मिट्टी के ढेर उठाए रहते हैं। जब कोई सड़क बंद हो जाती है तो वह मीलों तक कतार में खड़े ट्रकों को देखकर पागलों की तरह हंसता। यह सड़क काम कर रहे गिने चुने मजदूरों के अलावा आमतौर पर खाली ही रहती, लेकिन इस समय इस पर 1000 से ज्यादा लोगों और उनके तंबुओं की मौजूदगी थी। इसे देखकर वह व्यक्ति और भी ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा। उसने ऐलान किया कि आग उसने ही लगाई थी। उसके सहकर्मियों ने उसकी ओर से दलीलें दी और बताया कि वह मानसिक तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उस पागल को रस्सियों से जकड़ दिया गया और बाहों में लाल पट्टा बांधे लोगों का एक समूह उसे पकड़कर अपने साथ ले गया। तीसरा संदिग्ध सबसे बड़ा आश्चर्य था। वह कम्यून के वन विभाग के पुलिस सब स्टेशन का ओल्ड वेई था। अब उस पर तोड़फोड़ का आरोप था। आरोप लगाने वाले विद्रोही पुलिस अधिकारी थे जो उसके अधीन काम करते थे और जिन्होंने अपने निष्कर्षों को आरोप का आधार बनाया था। उन्होंने ओल्ड वे के रिकॉर्ड देखे कि किस तरह उसने अनेक मौकों पर ची गांव के उपद्रवी दोरजी को कानून से बचाया और बरी किया। उनके अनुसार इसका संभावित कारण यह था कि ओल्ड वे ने पुलिस सब स्टेशन से अपना पद गंवाने के बाद सर्वहारा की महान सांस्कृतिक क्रांति के प्रति एक शत्रुतापूर्ण भाव मन में पाल रखा था। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं आ लाई की रचना खोखला पहाड़ का दूसरा भाग, जिसका नाम है आकाशीय अग्नि। पहले तो ओल्ड वे ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से जोरदार ढंग से इनकार किया, लेकिन जब वे लोग उसे ले जाने वाले ही थे कि उसने अपना इरादा बदल दिया। उसने उनसे कुछ सौदा करने का फैसला किया। अगर वे लोग उसे आग वाली जगह तक अपने साथ रहने देंगे तो वह सब कुछ कबूल कर लेगा। उसने कहा, हो सकता है मैं आप लोगों के लिए मददगार साबित हूँ। मैं इन जंगलों के मिजाज को समझता हूँ और यहाँ के स्थानीय लोगों को भी जानता हूँ। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हो सकता है ऐसा करने से मेरे दिल पर अपराध का जो बोझ है वह कम हो जाए। ओल्ड वे को साथ रहने दिया गया। अब तक जंगल की आग और उनके बीच महज 2-3 छोटी पहाड़ियों का फासला था। शरीर को झुलसाने वाली हवा हमलावर ढंग से उनकी ओर आ रही थी। आसपास लोग गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर हाथ रखकर चल रहे थे। पेड़ों पर जो कलियां लगी थी वे झुलसकर काली पड़ गई थी। चीड़ के लंबे लंबे पेड़ों के तनों से लीसा निकलकर पिघलते हुए बह रहा था। ओल्ड वे ने समूचे परिदृश्य का मुआयना किया। उसने नेताओं को कुछ सुझाव देना चाहा। जरा उधर देखिए, उसने एक और इशारा करते हुए कहा। नदी के उस पार ढलान से ऊपर आप कुछ देख रहे हैं? चीड़ के उन सभी पुराने पेड़ों को जितना जल्दी संभव हो काट देना चाहिए। तुम किस तरह की बात कर रहे हो? तुम हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हम केवल उन्हीं पेड़ों को क्यों काटे, जबकि और भी ढेर सारे पेड़ हैं। ओल्ड वे ने थोड़ी दूर पर खड़े एक पेड़ की ओर इशारा किया, जिसका लीसा उसके तने से खत बदाते हुए बह रहा था, और कहा, इस वजह से किसी ने उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ाई। एक पेड़ के तने पर उभरी हुई छाल को खुरचते हुए उसने कुल्हाड़ी से एक चोट दी और भारी मात्रा में लीसा उससे टपकने लगा। उसने बताया, चीड़ के ये पेड़ अपने आप में विशाल बोरों की तरह हैं। दरअसल ये बम है, लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने दूसरा सुझाव देने की कोशिश की कि आप दोरजी को यहाँ ला सकते हैं। उस क्रांतिकारी को उस कायर ने पहले ही अपनी जान दे दी। मैं नहीं समझता कि वह मर चुका है। ओल्ड वे ने कहा, अगर आप बस उसको पहले की हालत में रहने दें, सार्वजनिक तौर पर ऐलान करें कि वह किसी अपराध का दोषी नहीं है, तो वह जंगल से बाहर निकल आएगा। और तुम क्यों चाहते हो कि वह जंगल से निकलकर बाहर आए? यहाँ ढेर सारे लोग हैं
लेकिन वह अकेला ऐसा आदमी है जो सचमुच पहाड़ी हवा के रुख को समझता है। पहाड़ी हवा का रुख, आग किस तरफ जाएगी, यह पहाड़ी हवाओं द्वारा निर्देशित होता है। यह वैसे ही है जैसे राजनीतिक अभियान की दिशा अध्यक्ष माओ निर्देशित करते हैं। अपनी बात को इस तरह समझाने के एवज में ओल्ड वेई को एक विद्रोही के हाथों कसकर 2 झापड़ खाने पड़े। दूर नदी के तट पर जंगल की आग निरंतर प्रचंड रूप लेती जा रही थी। इस बीच नदी के सुरक्षित तट की ओर काफी धूमधाम के साथ एक सामूहिक संकल्प रैली का आयोजन चल रहा था। नई बनी तकरीबन 100 रबर नौकाएं तट पर एक पंक्ति में खड़ी थी। रैली खत्म होते ही आग बुझाने वाले दल के लोग इन नौकाओं में सवार होकर आग पर हमला बोल देंगे। बड़ी तेजी के साथ एक विशाल मंच बनाया गया, जिसके सामने एक खंभा तैयार हुआ। यह खंभा कुछ लगाने के लिए नहीं, बल्कि एक आधार तैयार करने के लिए बनाया गया था, जिस पर 2 बड़े-बड़े बैनर लगे थे, एक बाईं तरफ और एक दाईं तरफ। इन पर 16 चीनी अक्षरों का बहुत बड़ा नारा लिखा हुआ था। आकाश के विरुद्ध संघर्ष करने का अद्भुत आनंद है, पृथ्वी के विरुद्ध संघर्ष करने का अद्भुत आनंद है। मंच के दोनों तरफ कुछ ट्रक कतारों में खड़े थे, जिन पर लगे लाउडस्पीकरों से जोर-जोर से आवाजें आ रही थी। इस समय तक आग ने नदी के उस पार बची खुची पहाड़ियों को भी अपनी चपेट में ले लिया था और तेजी से नदी की ओर बढ़ रही थी। आखिरी पहाड़ी तक जब आग की लपटें पहुंच रही थीं, कुछ क्षण के लिए पूरी तरह सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद लोगों को झुलसने वाली गर्मी की आंच महसूस होने लगी। आग कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसकी वजह यह थी कि इसने तुरंत ही आखिरी घाटी में प्रवेश किया था। माहौल में खामोशी देर तक नहीं बनी रह सकी, क्योंकि उसी समय बहुत तेज धमाका हुआ और फिर आग ने तेजी से पहाड़ी के ऊपर अपना भीषण रूप दिखाया। अचानक लोगों के कानों में लाउडस्पीकर से आने वाली आवाजें पहुंचनी बंद हो गई। अब इनकी जगह आग से निकलने वाली तेज सी की आवाज सुनाई देने लगी। लपटों की लंबी लंबी बाहें हवा में फैल रही थी और वे इतनी तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रही थी, जिससे लगता था कि आसमान को भी पार कर जाएंगे। अगर वे इसी तरह बढ़ती चली गईं, तो निश्चित तौर पर उन्हें आकाश में तैरने की जगह मिल जाएगी और तब वे कहर बरपा देंगी। नीचे लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस संघर्ष के दौरान भी लपटों के नृत्य से उनकी निगाहें इधर उधर नहीं हो रही थी। आग की विध्वंसक ताकत में एक सौंदर्य भी छिपा था, ऐसा सौंदर्य जिसे यहाँ के लोग एक धड़कन के साथ अपने दिलों में महसूस कर रहे थे। चारों तरफ आग से लड़ने के हुनर को देखने में लोग व्यस्त थे। आकाश में बहुत ऊंचाई तक जाने के बाद आग ने अपने कुछ तत्वों को नीचे की ओर ठेल दिया और वे घाटी में जमीन पर बिखर गए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वहां मौजूद लोगों ने महसूस किया कि उनका शरीर दम घोंट वातावरण की वजह से थर्रा रहा है। वे खुद भी लपटों के साथ आकाश की ओर उड़ना चाहते थे। वे पंजे के बल खड़े होकर और गर्दन काफी ऊंची करके सारा दृश्य देखना चाहते थे, लेकिन जैसा कि उस युग के बहुत सारे मामलों में देखा गया, हल्कापन और खुशी के उल्लास की यह अनुभूति हमेशा के लिए नहीं थी। आग अपने ही बोझ से बुरी तरह ग्रस्त हो रही थी। कुछ ही देर बाद उबलती हुई हवा का एक हिस्सा जमीन पर आकर गिर पड़ा और जो लोग पंजे के बल खड़े होकर हताशा देख रहे थे, वे बेहद घबरा गए। आग का शक्तिशाली कहर अब दूसरा रूप ले चुका था। यह बढ़ते बढ़ते नदी तट पर स्थित जंगल तक पहुंची थी। नदी के किनारे जो पेड़ लगाए गए थे, वे एक एक करके नहीं, बल्कि एक साथ ही आग की चपेट में आ गए। घने पेड़ों से जो छतरी बनती थी, वह नष्ट हो गई थी और अब आग पेड़ों के तनों की ओर बढ़ रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आलाई की रचना खोखला पहाड़, जो कि तिब्बत के पहाड़ी इलाके में बसे एक गांव की कहानी है। so
तो दोस्तों, अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात इस कहानी के शेष भाग के साथ। अब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय सिया। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं, मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। जब सांचांग और उसके शिष्य दानव के चंगुल में फंस गए तो उन्हें पकाने के लिए बड़े बर्तन में डाल दिया गया। उन्हें भाप में पकता हुआ छोड़कर तीनों दानव सरदार सो गए। वानर ने अपनी तिलिस्मी शक्ति से उत्तरी महासागर के ड्रैगन राज से मदद मांगी। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। कांपते लड़खड़ाते थांग महाभिक्षु घोड़े पर सवार हो गया। वह फौरन वहां से भागना चाहता था। वानर बोला, आप इतनी भी जल्दी ना दिखाएं। पश्चिम की यात्रा में हमें अभी बहुत से राजाओं के राज्य से गुजरना पड़ेगा और आगे जाने के लिए अनुमति पत्रों की जरूरत भी होगी, वरना हमारे पास और कौन सा प्रमाण पत्र होगा। जब वे लोग मुख्य दक्षिणी द्वार से तेजी से बाहर निकल रहे थे तो अचानक उन्हें प्रहरियों की घंटी की आवाज सुनाई दी। फाटकों पर ताले पड़े हुए थे और तालों को कागज से चिपकाकर सील कर दिया गया था। वानर ने परेशान होकर कहा, इतने सख्त पहरे से हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? चलो पिछले फाटक से निकल चले। शुकर बोला। वानर की अगुवाई में वे लोग सीधे पिछले फाटक की तरफ दौड़ पड़े। वानर ने कहा, मुझे पिछले फाटक पर भी प्रहरियों की घंटी की आवाज सुनाई दे रही है और उन्हें भी सील कर दिया गया है। अब हम क्या करें? अगर गुरुदेव अपने मरणशील शरीर के साथ हमारे बीच ना होते तो हम तीनों के सामने इतनी बड़ी परेशानी ना खड़ी होती। हम लोग मेघ और पवन का सहारा लेकर यहाँ से निकल भागते, लेकिन गुरुदेव को अभी 3 लोकों से छुटकारा नहीं मिला है। अब भी वे 5 तत्वों के बीच सीमित हैं। उनकी सभी अस्थियां शुद्ध है जिन्हें उन्होंने अपने माता पिता से पाया है। वे आकाश में नहीं उड़ सकते, इसलिए वे यहाँ से हरगिज नहीं निकल सकते। शुकर बोला, भैया यह बातें करने का समय बिल्कुल नहीं है। चलो किसी और ऐसी जगह चले जहाँ घंटियां या प्रहरी ना हो। गुरुदेव को उठाकर दीवार क्यों न फांद जाए? वानर ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे मजबूरी में हम उन्हें उठाकर दीवार भी फांद सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जबान इतनी खराब है कि जब हम धर्म सूत्रों के साथ लौटेंगे तो तुम हर जगह लोगों से कहते रहोगे कि हम ऐसे भिक्षु हैं जो दूसरे लोगों की दीवारें फांदते रहते हैं। शुकर ने जवाब दिया, जो हो, इस वक्त हमें अच्छे बुरे बर्ताव के पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए और हर सूरत में अपनी जिंदगी बचा लेनी चाहिए। वानर को और कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने शुकर की सलाह मान ली। दीवार पर चढ़कर वे लोग उसे पार करने की तरकीब सोचने लगे, लेकिन भाग्य में तो कुछ और ही लिखा था। सांचांग की ग्रह दिशा का पेड़ अभी भी बना हुआ था। तभी तीनों दानव सरदार जो अपने शयन कक्षों में गहरी नींद ले रहे थे अचानक जाग पड़े। जब उन्होंने सपने में सुना कि थांग महाभिक्षु भाग गए हैं तो वे उठ खड़े हुए और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर राजमहल के सिंहासन महाकक्ष में जा पहुंचे। उन्होंने पूछा, थांग महाभिक्षु को कितनी बार भाप दी गई? जिन छोटे दानवों को चूल्हे की आग सुलगाने का काम सौंपा गया था वे सब घोड़े बेचकर सो रहे थे, क्योंकि नींद के कीड़े अब भी उनकी नाक में मौजूद थे। जोर जोर से मुक्के मारकर भी उन्हें जगाया नहीं जा सका। दानव सरदारों ने कुछ ऐसे दानवों को जगाया जो ड्यूटी पर नहीं थे। उन्होंने हड़बड़ाकर उत्तर दिया, 7 बार।
फिर वे दौड़कर भाप से पकाने वाले बर्तन के पास गए, जहां उन्होंने देखा कि बर्तन के अलग अलग खाने जमीन पर फैले हुए हैं और रसोई अब भी सो रहे हैं। डर कर उन्होंने दानव सरदारों को सूचना दी, महाराज महाराज वे लोग भाग गए हैं। तीनों दानव सरदार सिंहासन महाकक्ष से बाहर निकलकर उस जगह का मुआयना करने जा पहुंचे जहां भाप से पकने का बर्तन रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि बर्तन के अलग अलग खाने सचमुच जमीन पर बिखरे पड़े हैं। पानी एकदम ठंडा और चूल्हे की आग बिल्कुल बुझ चुकी थी। जिन रसोइयों ने चूल्हे की आग सुलगाने का काम लिया था वे इतनी गहरी नींद में थे कि उनकी नाक से जोर जोर से खर्राटों की आवाज आ रही थी। दानव इतना घबरा गए कि वे जोर से चिल्लाने लगे, थांग महाभिक्षु को पकड़ लो, थांग महाभिक्षु को फौरन पकड़ लो। उनके चीखने चिल्लाने की आवाज से सभी छोटे बड़े दानव जाग गए। अपनी तलवारें और भाले उठाकर वे सामने के मुख्य दक्षिणी द्वार की तरफ दौड़े। यह देखकर कि सील किए हुए ताले जैसे के तैसे लगे हुए हैं और रात्रिकालीन प्रहरी अब भी अपनी घंटियां बजा रहे हैं, उन्होंने दरवाजे के बाहर के प्रहरियों से पूछा, थांग भिक्षु के सोर गया है। सभी प्रहरियों ने जवाब दिया, अभी तक तो कोई बाहर नहीं निकला। जब वे दौड़कर राजमहल के पिछले फाटक पर पहुंचे तो वहां भी सामने के फाटक की तरह ही सील बंद ताले लगे हुए थे और घंटियों की आवाजें आ रही थी। भारी हलचल के बीच उन्होंने कंडीले और मशालें उठा ली, जिनसे आसमान लाल हो गया और चारों ओर दिन जैसी रोशनी फैल गई। इस रोशनी में दीवार पर चढ़े हुए चारों भिक्षु साफ नजर आने लगे। वरिष्ठ दानव सरदार ने उनकी तरफ दौड़ते हुए जोर से चिल्लाकर पूछा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? श्रद्धेय धर्माध्यक्ष इतना डर गया कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह दीवार से नीचे गिर पड़ा। वरिष्ठ दानव सरदार ने उसे पकड़ लिया। दूसरे दानव सरदार ने भिक्षु रेतात्मा को बंदी बना लिया और तीसरे दानव सरदार ने शूकर को नीचे गिराकर पकड़ लिया। बाकी दानवों ने उनके असबाब और घोड़े को कब्जे में कर लिया। केवल बानर भाग निकला। शूकर ने बानर को कोसते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, इस दुष्ट को मौत क्यों नहीं आती? मैंने इससे कहा था कि हमें छुड़ाने से पहले अच्छी तरह से तैयारी कर ले। अब तो हमें भाप में पकाने के लिए फिर से बर्तन में डाल दिया जाएगा। दानव थांग महाभिक्षु को सिंहासन महाकक्ष में ले गए। उन्होंने भाप देने के लिए उसे फिर से बर्तन में नहीं डाला। दूसरे दानव सरदार ने आदेश दिया कि शूकर को सामने के महाकक्ष को सहारा देने के लिए खड़े एक स्तंभ से बांध दिया जाए। तीसरे दानव सरदार ने भिक्षु रेतात्मा को पीछे के महाकक्ष को सहारा देने के लिए खड़े एक स्तंभ से बंधवा दिया। वरिष्ठ दानव सरदार ने थांग महाभिक्षु को मजबूती से पकड़ लिया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तीसरे दानव सरदार ने पूछा, बड़े भैया, तुम इसे मजबूती से क्यों पकड़े हुए हो? यह तो निश्चित है कि तुम इसे कच्चा नहीं खाओगे। इस तरह खाना बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं होगा। यह कोई मामूली मूर्ख प्राणी नहीं है जिसे भूख मिटाने के लिए जल्दी जल्दी निगल लिया जाए। यह एक उत्तम देश से आया हुआ स्वादिष्ट व्यंजन है। हम इसे किसी ऐसे दिन के लिए सुरक्षित रख सकते हैं जब हमें फुर्सत हो, मौसम बढ़िया हो और हम इसे सावधानी से पकाकर मदिरा पान, खेलों और संगीत के साथ इसका जायका ले सकें। वरिष्ठ दानव सरदार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह तो बहुत बढ़िया सुझाव है भैया, पर नवदीक्षित सुन कहीं फिर से ना आ जाए और इसे छुड़ा ना ले जाए। तीसरे दानव सरदार ने कहा, हमारे राजमहल में किम खाब सुगंध मंडप है जिसके अंदर एक लोहे की तिजोरी है। मैं सोचता हूँ हमें थांग महाभिक्षु को उस तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, मंडप में ताला लगा देना चाहिए और यह अफवाह फैला देनी चाहिए कि हम उसे अध कच्चा ही खा चुके हैं। सभी छोटे दानवों को यह आदेश दे दिया जाए कि वे यह अफवाह सारे नगर में फैला दें। यह तो तय है कि नवदीक्षित सुन यह पता लगाने के लिए जरूर आएगा कि यहाँ क्या हो रहा है।
जब वह इस अफवाह को सुनेगा तो बहुत दुखी हो जाएगा और यहाँ से लौट जाएगा। वरिष्ठ दानव सरदार और दूसरा दानव सरदार यह सुनकर बहुत खुश हुए और बोले, बिल्कुल ठीक है, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो भैया। उसी रात बेचारे थांग महाभिक्षु को राजमहल के अंदर ले जाकर उस तिजोरी में डाल दिया गया और मंडप को भी बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।